गाँव के अंदर सर आते हैं, हम लोग को बताते हैं, समझाते हैं, किस तरीके से हम लोग को काम करना है, आगे बढ़ना है। कुछ कहने से पहले सबसे पहले मैं अपने देश भारत के राष्ट्रीय ध्वज अशोक चक्र युक्त तिरंगा को नमन करना चाहता हूँ। तत्पश्चात भारत के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान को नमन करता हूँ। तत्पश्चात भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, जिससे पूरी दुनिया में हमारा पहचान है कि हम भारतीय हैं, सम्राट अशोक के स्तंभ अशोक स्तंभ को नमन करता हूँ। तत्पश्चात फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंबल ऑफ नॉलेज एंड चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए अपने समाज मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को मैं नमन करना चाहूँगा इस मौके पर। साथियों, ये जो कार्यक्रम है ये प्रबोधन का कार्यक्रम है, ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। और प्रबोधन का कार्यक्रम किस लिए रखा गया है? विचार परिवर्तन के लिए। और विचार परिवर्तन का मकसद होता है सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन के लिए, राजनीतिक परिवर्तन सत्ता एवं नियंत्रण के लिए, सत्ता पर नियंत्रण ब्राह्मणवादी व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए ये कार्यक्रम प्रबोधन का जो रखा गया है हम लोग जानेंगे, समझेंगे। साथियों, यहाँ आवारा भाई ने जो अपना पहचान बताया उससे एक बात याद आ गई। बैठेगा सर? उससे एक बात आ गई। रूस के एक फिलोसोफर हुआ करते थे, वो कहते थे कि मेरी जो पहचान है वो मेरे बोलने से नहीं, मेरे काम से होना चाहिए। The acts of the means is the real interpretation of the thoughts। अर्थात जो मैं बोलता हूँ वो मेरा वास्तविक पहचान नहीं, वो वास्तविक मेरा काम नहीं, जो मैं करता हूँ वो मेरा वास्तविक पहचान और वास्तविक काम है। तो आवारा साहब ने एक बात कही कि मैं बोलता नहीं था कि मैं जाति पाति को नहीं मानता हूँ, मैं बोलता नहीं था कि मैं अपने जाति में ही शादी करूँगा, वो चीज़ मैंने करके दिखाया, व्यवहार में करके दिखाया। तो ये बात उस फिलोसोफर का कहना था। और भारत के अंदर वैसे लोग भी हैं कि व्यवहार में भी उस चीज़ को स्थापित करते हैं। हम लोग चाहेंगे कि जो हम लोग बोलते हैं उसको व्यवहार में स्थापित करें, लागू करें। साथियों, एक बात आती है समाज की, समाज का जो एक प्रतिबद्धता होती है, तो हम लोग जानेंगे, समझेंगे। आज तक भारत के अंदर जो क्रांति का मूवमेंट नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, तो हम लोग जानते थे, समझते थे कि हम लोग दो चार आदमी जब एक जगह बैठ जाते हैं तो समाज हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने जब तक संतोष सर ने हम लोगों को बताया, समझाया, हमारे महापुरुषों ने समाज का डिफिनेशन को दिया हमारे सामने कि समाज किसे कहते हैं, क्या होता है समाज, इस चीज़ को जाने समझे। तो साथियों, समाज का परिभाषा हम लोग जैसे जानते हैं, समझते हैं कि अगर एक जाति के 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 लोग अगर एक जगह बैठे हो तो वो समाज नहीं, वो बीमारी है, क्योंकि वहाँ जाति जुड़ी हुई है। समाज वही हो सकता है कि भारत के अंदर कई जाति के लोग अगर एक जगह बैठे हो तो उसे समाज कहा जा सकता है, या समाज का डिफिनेशन है भारत के अंदर। साथियों, दुनिया में किसी भी देश में आप जाएंगे जहाँ कास्ट सिस्टम नहीं है, भारत के छोड़कर दुनिया में कहीं किसी जगह पर कास्ट सिस्टम नहीं है, तो वहाँ एक जगह 10, 20, 50 आदमी अगर बैठे हों तो वो समाज हो सकता है। लेकिन भारत के अंदर एक जाति के 2000, 5000 लोग भी बैठे हैं तो वो समाज नहीं हो सकता है, वो समुदाय हो सकता है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि वो बीमारी है। भारत के अंदर समाज का परिभाषा बदल जाता है और दुनिया में सारे जगह समाज की डिफिनेशन बदल जाता है, क्योंकि भारत के अंदर जो कास्ट सिस्टम है वो समाज के डिफिनेशन को चेंज कर देता है, बदल देता है। इसलिए समाज उसी को कहा जा सकता है कि हर जाति, हर धर्म के लोग अगर एक जगह बैठे हों। जैसे आज हम लोग परिचय में देखा, कोई एससी से आता है, कोई एसटी से आता है, कोई ओबीसी से आता है, कोई कन्वर्टेड माइनॉरिटी से आता है, ये सब लोग बैठे अपने परिचय में बताया, तो इसे कहा जा सकता है कि ये समाज है भारत के अंदर। तो इस बात को जानने और समझने की ज़रूरत है कि हमारे महापुरुषों ने सामाजिक क्राइटेरिया को जाना, समझा, तो हमको मार्गदर्शन दिया कि ये डिफिनेशन है समाज की। इस चीज़ को जानना और समझना ज़रूरी है। साथियों, समाज के बारे में मैंने कुछ बात आपको बताया। साथियों, हम लोग आए हैं, उसका एक मकसद है प्रबोधन का, और प्रबोधन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है समाज और इतिहास। साथियों, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं लास्की,
वो कहते हैं कि इतिहास जो होता है वो आईना होता है और आप जब का चाहे उसमें आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप क्या हैं। हिस्ट्री जो होता है, इतिहास जो होता है, वो किसी भी समय का आईना होता है। आप उसमें जा करके झाँक के देख सकते हैं कि आप क्या हैं। अर्थात इतिहास आईना है और आईना दिखाता है कि आप क्या हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि आधुनिक भारत में मेरा परिचय रहा है कि हम शूद्र और अछूत रहे हैं और इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं हमारे सामाजिक पुरोधा ज्योतिराव फुले। और साथियों, जब हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, ब्राह्मणों के द्वारा जो सिस्टम बनाया गया था, उस सिस्टम में शूद्रों और अछूतों को अर्थात आज का एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज को किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं था। हमारे समाज से एक पुरोधा पैदा होते हैं ज्योतिराव फुले। उससे पीछे भी बहुत हुए हैं, लेकिन मैं समय के अभाव में जल्दी अपनी बात को रखूंगा क्योंकि प्रशिक्षण लेना है सर से। तो ज्योतिराव फुले आधुनिक भारत में देखते हैं कि हमारी लाचारी, बेरोजगारी, हमारी भूखमरी, हमारे लानत का वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है। तो इतिहास से सबक लेते हैं कि हमारे इस समाज का ये हालात क्यों है। साथियों, एक डॉक्टर जब जानता है कि अगर हम बीमार हैं तो वो डॉक्टर अगर सजग रहता है, सतर्क रहता है, तो उसका कारण सबसे पहले खोजता है। क्योंकि वो जानता है, डॉक्टर को इस बात का ज्ञान रहता है, एहसास रहता है कि अगर इसको बुखार लगा है, इस समाज को बुखार लगा है, अगर आँख से रोशनी दिखाई नहीं दे रही है, तो डॉक्टर साहब कारण उसका खोजेंगे कि आखिर इसका कारण क्या है। ज्योतिराव फुले हमारे समाज से आते हैं और वो देखते हैं कि अगर हम लाचार हैं, विवश हैं, हमको बोलने नहीं आता, हमको चलने नहीं आता, तो इसका कारण क्या है। तो ज्योतिराव फुले ने उसका कारण खोजा कि ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया सामाजिक स्ट्रक्चर, पहला कारण। दूसरा कारण कि उसमें ब्राह्मणों के द्वारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसमें हमारे लोगों पर ये क्लेम लगाया गया है कि वो पढ़ नहीं सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर इसको कहते हैं कि अगर किसी इंसान को सर्वांगीण विकास करना है तो शिक्षा पहली सीढ़ी है। ज्योतिराव फुले ने इसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करके जानते हैं कि अगर हमारे लोगों को किसी भी तरीके का कुछ समझ नहीं है, कुर्ता पहनने का समझ नहीं है, कुर्ता नहीं है, खाने का समझ नहीं है, खाना है नहीं, इसका कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि सामाजिक स्ट्रक्चर जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया है, यही कारण है। उन्होंने कारण खोजा और कारण खोजने के बाद जिस चीज़ को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षा पहली सीढ़ी है, ज्योतिराव फुले ने इस बात को बाबा साहब से पहले समझ गया कि शिक्षा के द्वारा जो ब्राह्मणों के द्वारा हमारे समाज को बैन लगाया गया कि एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, शिक्षा से वंचित कर दिया गया, ये पहला कारण है इस नास्तानाबूद होने का। तो उन्होंने हमारे लिए एक स्कूल खोलते हैं और उनकी पत्नी महिलाओं को इस देश में 50% महिलाएं निवास करती हैं, किसी भी तरीके का कोई उनको अधिकार नहीं है। इस बात को भी ज्योतिराव फुले ने अपने समय में इसको जानते हैं और समझते हैं कि वो भी क्लेम ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया जो ये व्यवस्था है, सामाजिक स्ट्रक्चर है, धार्मिक स्ट्रक्चर है, उसी में ये भी है। तो साथियों, इस चीज़ को उन्होंने एनालाइज किया, जाना समझा, अपने समय में जाना समझा और जान समझ करके उस पर अमल जब वो करते हैं तो हमारे लिए स्कूल खोलते हैं। जब स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जब जाते हैं, स्कूल में जाने के बाद ये बातें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनके बनाई हुई, उनके रौंदी हुई ज़मीन पर जो स्कूल खड़ी होती है उसमें पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद एनालिसिस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। बहुत सारे महापुरुष इसके बाद पैदा लेते हैं। साथियों, ज्योतिराव फुले, मैंने एक बात कहा कि इतिहास आईना होता है, वो आईना में देखते हैं और प्रेरणा लेते हैं अपने इतिहास से। वो अपने पुरखों को जिससे प्रेरणा लेना होता है उनको खोजते हैं, वो जानते हैं, उनको इस बात का समझ है कि हमें इतिहास बनाना है तो इतिहास ढूंढ करके उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना होगा। तो वो अपने प्रेरणा के स्रोत में छत्रपति शिवाजी महाराज को देखते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और इसके बाद हम लोगों को बहुत सारे रास्ता बनाते हैं, उस रास्ते पर चल के आज हम सब इस स्ट्रक्चर में, इस ढांचा में पले बड़े हुए हैं कि हम लोग कुछ बोलना सीख गए हैं, कुछ जानना सीख गए हैं, कुछ समझना सीख गए हैं। साथियों, आज के समय के क्रांति, सामाजिक क्रांति के योद्धा माननीय वामन मेश्राम साहब को मैं सर नतमस्तक होता हूँ।
कि उनके जोती हुई ज़मीन से जो हम लोग खड़ा हुए हैं, हम लोग जो बोल पा रहे हैं, जो कह पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, उनके नेतृत्व का देन है। साथियों, जो एक दो दो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 2015 के पहले मैं अपना नाम बताना भी नहीं जानता था, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ मार्टिन कूपर का, जिन्होंने मोबाइल बनाया और वो मोबाइल नेटवर्क आया। उस मोबाइल से मैं वामन मेश्राम साहब अर्थात बामसेफ जैसे संगठन को उस मोबाइल के द्वारा ही जान पाया, समझ पाया। और उससे जानने समझने के बाद फिर मनोज भाई हमसे मिले। मनोज भाई मिलने के बाद संतोष नागवंशी सर आए, हम लोग को बताए, समझाए। साथियों, अपने इस देश में बताया जाता है कि अगर समस्या को हल करना है तो दो चीज़ जानना होगा। सर छोटू राम कहते थे कि आप अपनी इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो दो चीज़ हमको सीखना होगा। पहला काम बोलना सीख ले और दूसरा दुश्मन को पहचानना सीख ले। साथियों, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं बामसेफ में घुस करके, बामसेफ में जा करके, बामसेफ का कैडर क्लास करके संतोष नागवंशी सर के नेतृत्व में जो हमने सीखा है, यही दो चीज़ हमने अपने जीवन में अभी तक 5, 6, 7 साल में सीखा है। एक बोलना सीखना प्रयास किया है और दूसरा दुश्मन को पहचानना। सर छोटू राम कहते हैं कि अगर इस देश के लोग दो चीज़ केवल सीख ले, एक बोलना, एक दुश्मन को पहचानना, तो उसकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अर्थात जो ये बात जान जाते हैं वही व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, और जो व्यवस्था परिवर्तन करता है वही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। सर साथियों, हम लोग आज प्रशिक्षण कार्यक्रम में हैं। सर प्रशिक्षण देने के लिए आए हैं। साथियों, प्रशिक्षण का एक मतलब होता है कि कुछ विशेष जानकारी लेना। प्रशिक्षण का मतलब होता है कि कुछ विशेष जानकारी लेना, कुछ विशेष वे को जानना कि हमें कैसे चलना है। रास्ता सीधे दिख रहा है, लेकिन रास्ते पर कैसे चलना है, उसमें आने वाली जो परेशानियाँ हो उससे कैसे निपटना है। प्रशिक्षण का मेरा मतलब यही होता है। साथियों, हमारे देश में यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें जो बैठता है बच्चा, वो हायर एजुकेटेड होता है, आईक्यू बहुत हाई लेवल का होता है, कंपटीशन क्वालिफाई करता है, लेकिन करने के बाद भी वो प्रशिक्षण के लिए 2 साल 4 साल के लिए जाता है। उसी अकॉर्डिंग आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि हम लोगों को अगर समाज के अंदर काम करना है, व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन में भाग लेना है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमको काम करना है, आगे बढ़ना है, लोगों को तैयार करना है, तो उसके लिए प्रशिक्षण ज़रूरी है। क्योंकि हम ज्ञानी हो सकते हैं, हमारे पास एजुकेशन हो सकता है, उसके बाद भी हमको काम करने के लिए एक वे में, सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करने में वे में हमको प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, अपडेट प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। क्योंकि समय हमेशा परिवर्तन होते रहता है, उसी हिसाब से रणनीति भी बदलते रहती है। इसलिए हम लोग को हमेशा इस बात को जानने और समझने की ज़रूरत है कि हम लोग प्रशिक्षित होते रहेंगे तो समय परिवर्तन का जो प्रहार है उसको सहते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। साथियों, अब इस कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं कुछ विचार जानने और समझने के लिए चाहूँगा कि सर टी.एन. सिंह आए और कम से कम 2 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में अपने बात को रखेंगे। सर टी.एन. सिंह।